गाय जरूरी क्यों है ये समझेगा कौन। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी गायों को या नंदियों को खूब खिलाते खूब मोटा कर लेते हैं। मोदी जी हैं, गाय हैं, ये मैं हूँ। जो फोटो हम देखते हैं मोदी जी के साथ वाली, हाँ वो यही गाय है। क्या बात करते हो यार, मैंने तो बड़ा अच्छा घी खाया है 200 रुपए में, 300 रुपए में। क्या आपका रेवेन्यू पूरा दूध के ऊपर है? 200 से ऊपर नंदी है मेरे पास। प्रदीप सिंह रावल जी की ब्लड लाइन से आता है ये। 5,000 रुपए लीटर है घी। 5,000 रुपए लीटर? हाँ। तो जैसे कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि भाई हम अपने फार्म से निकल चुके हैं और अभी हम हैं दिल्ली एनसीआर में असीम भाई के फार्म पे। ये हिता फार्म है और दोस्तों आज की इस जबरदस्त वीडियो पर आपको गाय के बारे में कमाल की इंफॉर्मेशन देंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारे भाई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं गौशाला से, भाई उनके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकता है दूध को छोड़ के, और क्या क्या चीजें आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे अपना खुद का 1 करोड़ों का बिजनेस तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वैसे हमारे व्लॉग अभी काफी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वाले व्लॉग को आप आखिरी तक देखिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको फार्म में लेके चलता हूं। तो अगर आप फार्म की एंट्री देखेंगे तो यहां से फार्म की एंट्री शुरू हो जाती है और आप इस फार्म को देखेंगे तो आपको पूरा नेचुरल फार्म देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ खास बातें भी हैं। पहले हम इस साइड जाएंगे फिर गौशाला के साइड जाएंगे। यहाँ पे आप देखो जो दूध इनका डेली यहाँ से जाता है दिल्ली एनसीआर में। यहाँ पे आप बाइक देखो, ये सारी बाइक से डिलीवर होता है दूध। साथ ही साथ दोस्तों इस साइड से होती है फार्म की एंट्री। तो चलिए पहले आपको असीम भाई से मिलाते हैं। असीम भाई कैसे हैं आप? नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रो हमारे सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। मेरा नाम असीम सिंह रावत है। हिता को लगभग 10 साल पहले जो है शुरू करने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त है। तो ये फार्म का आइडिया कैसे आया, मतलब आप पहले क्या करते थे फिर इसमें कैसे आए? हाँ, और क्यों आए? जी तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मिडिल क्लास में हमारा सपना होता है जॉब करना। तो मैं जॉब करता था। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, बाय प्रोफेशन। और वो मैंने जब लगभग 14 साल काम किया भारत में, भारत के बाहर बहुत लोगों से, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। तो जब 14 साल हो गए तो लगा कि क्या यही जीवन है या इससे ज़्यादा भी कुछ हम कर सकते हैं। जी तो लगा कि नहीं, जीवन में सिर्फ पैसा कमाना या अपनी रोजी रोटी अंत नहीं हो सकती है, इसमें और भी बहुत कुछ करने को है। तो इसी बीच एक प्रोग्राम आ रहा था गायों के ऊपर, देसी गायों के ऊपर, कि भाई देसी गायों से आप कोई जीविका पार्जन नहीं कर सकते हैं जब तक मिल्क एंड मीट नहीं होगा। तो भैंस अगर आप पालते हैं तो मिल्क एंड मीट होता है। HF जर्सी का भी मोस्टली हिडन तरीके से वही लोगों का होता है, तो सड़क पर छोड़ देते हैं या कोई बेचारी वो कल हो जाती है। तो बात तो बड़ी अजीब सी थी वो उस डिबेट में कि हाँ कोई ऐसा जो पक्ष होता था या जो उसका फॉर एंड अगेंस्ट द मोशन होता है, पक्ष और विपक्ष, तो ये बता नहीं पा रहे थे कि गाय अच्छी है, उसमें हज़ारों अच्छी चीज़ें हैं, पर कोई संस्था चल क्यों नहीं रही है देसी गायों से, इंडिजिनस ब्रीड से। तो कोई एग्जाम्पल नहीं था उनके पास दिखाने को। होंगी लेकिन उनके पास नहीं था एग्जाम्पल। तो मुझे लगा कि वाकई भाई ये एक ऐसी चीज़ है इस पर मैं काम करना चाहूँगा। तो मुझे स्ट्राइक करा। मैंने कहा कि तो करना है तो पूरे मन से करना है, इसको हाफ हार्टेडली करेंगे तो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब कोई एक्सपीरियंस नहीं था कोई नवाचार करने का, या कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था जो है कि कोई गाइड कर सके। एक संस्था को रजिस्टर कैसे करते हैं ये भी पता नहीं था। तो फादर से मैंने अपने डिस्कस किया कि भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ, एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ मैं गायों के ऊपर। तो उनको बड़ा झटका लगा क्योंकि उस समय स्टार्टअप्स का हिंदुस्तान में इतना प्रचलन नहीं था। मैं आपको नवंबर 2015 के आसपास की बात बता रहा हूँ। लेकिन अंदर से कई बार एक मैसेज आत्मा का इतना स्ट्रांग होता है कि ये करना है। तो कैसे न कैसे करके मैंने शुरू किया है 2 गायों से। हम खड़े हैं यहीं पर, वो गाय आई बनती थी तो वो एक मेमोरी में वो छोड़ दिया एक खोर को गाय का, कि यहाँ से ही सब शुरू हुआ था। गायों का भी खूब आशीर्वाद रहा। हमने एथिकली गायों को पाला, बूढ़ी गायों को रखा, बच्चों को रखा। हम किसी को भी कल नहीं करते हैं, किसी को भी मारते नहीं हैं, किसी को भी बाहर नहीं भेजते हैं। तो हमारा मिशन यही है कि हम जो भी लाएंगे वो हमेशा रहेगा। तो ये हमारा कोर वैल्यू है। तो उन्होंने भी खूब आशीर्वाद हमें दिया, ऐसा मुझे लगता है। ये आसान नहीं था, पर 2 से 4, 4 से 10 होते होते आज हम 1100 हेड स्ट्रॉन्ग हैं गायों में, और 5 लोकेशन से संस्था ऑपरेट करती है। प्रॉफिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बनी इसलिए थी दिखाने के लिए कि आप देसी गायों से जीविका पालन कर सकते हैं, एथिकली कर सकते हैं, बिना चीटिंग किए कर सकते हैं, और यही हम कर रहे हैं। अभी हम प्रॉपर दिल्ली एनसीआर के पास में हैं। जी ठीक है, कितना है दिल्ली यहाँ से? हम सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पे हैं, तो यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर है दिल्ली। हाँ, मात्र 1 किलोमीटर। जी 1 किलोमीटर भी कम होगा। ठीक है, तो मतलब आपके जो दूध है यहाँ से, जो प्रोडक्ट्स हैं
वो दिल्ली में जाते हैं। हाँ, वो ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर जाते हैं, दिल्ली एनसीआर पूरे एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैसे उसमें गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया बहुत बड़ा, ग्रेटर नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, फिर गुड़गांव हो गया, पूरा दिल्ली हो गया। तो हम ये सारे एरियाज को कवर करते हैं। ठीक है। अभी अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप शॉक हो जाएंगे ये सुन के कि यहाँ पे गाय का दूध 180 रुपए लीटर जाता है, करेक्ट है? हाँ। और आपके पास कितनी ब्रीड है यहाँ पे? हम लोग के पास 3 भारतीय प्रजातियां हैं यहाँ पे, गिर, साहिवाल और थार पारकर। ठीक है। और इन तीनों का दूध 180 रुपए लीटर जी। और हिमालयन बद्री है, वो उत्तराखंड में है, उसका भी यही रेट है। लेकिन लोग ले लेते हैं इतना महंगा? हाँ, जो ये समझते हैं इसकी वैल्यू है, क्योंकि इसे प्रोडक्शन कॉस्ट है। देखिए समझिए, कॉस्ट प्राइस क्या है प्रोडक्शन की। आप कोई भी चीज़ को महंगा तभी बेच सकते हैं जब उसकी कॉस्ट इतनी हो और आप उसको जस्टिफाई कर सकें, क्योंकि ग्राहक समझदार होता है। वो सिर्फ महंगे की होने की वजह से नहीं लेता है। वो अगर उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई, चारा लेबर ही इतनी कॉस्टली है कि इससे सस्ता आप उत्पादन नहीं कर सकते। 4 लीटर आपको एवरेज मिल रहा है, 4.5 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर एवरेज आपको गाय से मिल रहा है जी। और वो भी पूरे साल नहीं मिलेगा, काफी महीने वो ड्राई रहेगी। तो कैसे आप इसकी गणित निकालेंगे? ठीक है। तो ये गणित में ही ये बैठता है जी। मतलब जो समझने वाले हैं वो इनसे खरीद रहे हैं। और मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताई, गाड़ियों का नंबर ही आप देख सकते हो कि इनका दूध का सप्लाई कितना होता होगा, कितनी बजे से मिल्किंग स्टार्ट होती है। और थोड़ा सा गौशाला के अंदर चले, बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ी और चीजें अगर बारीकी से हम समझें जी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सुबह मिल्किंग शुरू हो जाती है 3 बजे से, ठीक है। 3 से 5, और शाम को भी हाँ। लगभग उसी समय। ठीक है। तो 2 टाइम मिल्किंग रहती है। ये पुराना यूनिट है, गोबर से, गौमूत्र से लिपाई हुई है, देख सकते हैं आप। और इसी के अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं। अंदर टाइल्स लगा दी हैं, पर ये 100 साल पुराना यूनिट है। हाँ। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार संस्था को 2018 में मिला था। ये डेयरी का सबसे बड़ा अवार्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ। और आप मोदी जी हैं, ये गाय हैं, ये मैं हूँ। अच्छा, तो वो जो फोटो हम देखते हैं मोदी जी के साथ वाली, जी, जो साहिवाल सभी गाड़ियों में रहती है, हाँ जी, हाँ जी, वो आपके यहाँ की गाय है? हाँ, वो यही गाय है। अरे वाह। वो यही गाय है जिसकी फोटो आप ऑल इंडिया देखते हैं। हाँ, ये ऊपर वाली लेफ्ट जो है जी, ये वाली आपको दिखेगी। बिल्कुल जी। तो पहली बार जब आपको जब आप इतने बड़े लेवल पे, मतलब स्टार्ट में तो आप पहुंचे नहीं होंगे, ये इतना बड़ा लेवल अचीव करने में कितना आपको समय लगा, और क्या क्या कठिनाइयाँ आपको इस समय में आई हैं? तो पहले समय की बात कर लेते हैं। समय तो ये 10वां साल है संस्था का। 10वां साल है। और हम लोग अभी 1100 गौवंश से ऊपर हो चुके हैं जी। 110 लोग कार्यरत हैं, इनकी बिलिंग होती है, और जो फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं। ओके। और 5 लोकेशंस हो गई हैं। और कठिनाई तो बहुत सारी हैं। देखिए, सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि आप, अपना विजन है आपका, लेकिन आप दूसरे को अपने साथ कैसे सम्मिलित करेंगे। आप अकेले सब नहीं चला सकते हैं। 5 यूनिट चल रहे हैं, मैं अकेला नहीं संभाल सकता। तो उस टीम को बिल्ड करना, फिर आपके पास लिमिटेड मनी है, आपके पास कैसे आप और को तनख्वाह देंगे, तो आपके पास रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए। जो आप करने निकले हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, और जिसको साथ लेके आप पूरी टीम को लेके चल रहे हैं उनको भी क्लैरिटी से आप समझा पाएं क्या करना है, और वो ईमानदार लोग। क्योंकि बहुत सी संस्थाएं बंद हो जाती हैं सेक्टर में, बहुत से स्टार्टअप्स बंद हो जाती हैं जब क्लैरिटी नहीं होती है और मैनेजमेंट पुअर होता है जी। तो इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग द राइट लीडर्स, गुड मैनेजमेंट। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। और फिर बाकी चीज़ें हैं जो फॉर्डर मैनेजमेंट है, काउ मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, ऑपरेशंस हैं, इसके बहुत सारे भाग होते हैं। यहाँ पे आपने रेवेन्यू मॉडल की मुझे बात बताई है। जी, जी। क्या आपका रेवेन्यू पूरा दूध के ऊपर है? नहीं, हम लोग 130 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। Okay, 130 प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो गाय के दूध, गौमूत्र, गोबर, सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो 3 वर्टिकल्स हैं संस्था के: मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पंचगव्य मेडिसिन जो आयुर्वेद मेडिसिन, पंचगव्य आयुर्वेद का एक भाग है, और आपका गौ आधारित कृषि, हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर्स भी हैं। ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर 130 प्रोडक्ट्स संस्था बनाती है, और वर्टिकल्स में, और इनको हम इंडिया वाइड, वर्ल्ड वाइड बेचते हैं, और उससे जो भी आय होती है उससे संस्था चलती। आपने बताया 130 प्रोडक्ट हैं, क्या आपने स्टार्टिंग में ही ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया? नहीं, काश मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन होती। ओके। तो दूध से शुरू किया, फिर घी बनाया। हाँ। बहुत हार्ड जर्नी रही। पहली बार जब घी लेके गए किसी के पास, उस समय 10 साल पहले 2000 रुपए लीटर उसकी कॉस्टिंग निकली जो हमने निकाली, तो वो सिर्फ उसी पे की MRP पे है ये। तो व्यक्ति, कस्टमर जो था वो बहुत परेशान हो गया कि अरे क्या बात करते हो यार, मैंने तो बड़ा अच्छा घी खाया है 200 रुपए में, 300 रुपए में, 400 का हो गया होगा। लेकिन ना, ये पहली बार सुन रहे हैं कि तुमको समझाया कि दूध से दही, दही मिलो के मक्खन, 30 लीटर दूध लग गया। हाँ। दूसरे कहा यार ये तो कभी सुना नहीं, इतना महंगा तो नहीं हो सकता, आप तो कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो हम मैथ्स लगाएं तो वो ऐसा है। हाँ।
तो पता ये चला कि इसमें इतनी धांधली है, इतनी करप्शन है इसमें, इतना करप्शन है मिल्क सेक्टर में, मतलब वन ऑफ द मोस्ट करप्ट बिजनेस कहा जाए या जो भी आप लोग कह सकते हैं। तो बहुत इंडस्ट्री बहुत चीटिंग है इसमें जो है। तो लेकिन फिर ये मार्ग हमारा नहीं था। हमने कहा तो हम पहले ही, मैं बहुत अच्छा मैं कर रहा था एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो करो तो सही से करो। और जो विजन था फॉर लाइफ है ये कि देसी गायों से क्या हम अपनी जीविका पार्जन ईमानदारी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि या सिर्फ ये एक शौक है जी, या एक पूजा की वहां तक है जी। तो प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि देसी गौवंश से आप जीविका पार्जन भी कर सकते हैं, आप एथिकल रह के कर सकते हैं, बिना किसी को मारे किसी को भगाए ऐसा कर सकते हैं, और आपको मिलावट करने की भी कोई जरूरत नहीं है जी। तो यही संस्था ने अपने 10 साल में यही प्रूव किया है। तो ये मिल्किंग शेड्स हैं, ये मिल्किंग होती है जी जी। मिल्किंग के बाद में आपकी गाय बाहर होती हैं, हमेशा खुली रहती हैं, हमेशा खुली रहती हैं जी। और अभी हम हाइड्रोफोनिक्स यूनिट देखेंगे चारा का क्या क्या तरीके के हम चारे बनाते हैं। हाँ, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आपके पास लैंड कैसे, मतलब लैंड की कमी रहती है। हाँ। ये क्योंकि कॉस्टली लैंड भी है, लैंड कमी भी होती है, मनुष्य की जो जनसंख्या है एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, जो है एग्रीकल्चर हाँ। सब लोग करना भी नहीं चाह रहे हैं। हाँ। तो सब लोग उसके प्लॉटिंग करके बेचकर मॉल्स बनाकर पार्क बनाकर ऐसा कर रहे हैं। हाँ। तो इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट, बट ये चैलेंज है, तो चैलेंज सब जगह होता है। तो ये हाइड्रोफोनिक्स की मशीन है हमारी, इसमें अंकुरित चारा आप देख सकते हैं, बाहर से आपको दिख रहा होगा ट्रेज में लगा हुआ है। और ये ट्रेज का जो चारा होता है ये न्यूट्रिशियस ऑर्गेनिक फॉडर है। इस जो वीट का दाना है वो हेतानंदीशाला में उगा हुआ है, ठीक है। और उसको हम यहाँ लगाते हैं और 7 दिन में तैयार हो जाता है। इसको हम रोटेशन बेसिस पे अपनी गायों को डालते रहते हैं, ठीक है। तो उनको न्यूट्रिशियस फॉडर मिलता है, फ्रेश फॉडर मिलता है। हाँ। तो ये क्या कैपेसिटी है इसकी? लगभग 220 किलो पर डे। 220 किलो पर डे ये चारा उत्पन्न कर लेता है। ठीक है। इसके अलावा सीजन वाइज, जैसे आपके सामने गन्ना है जी। तो ये पूरा गन्ना है, आपके सामने ज्वार पड़ी हुई है, ज्वार है पकी हुई, तो ज्वार, गन्ना, मक्का, सरसों, गाजर, चुकंदर, बेस्ड ऑन क्या वेदर है, क्या मौसम है, तो उस तरीके से हम अपना फॉडर अरेंज करते हैं। सरसों की खल हो गई और आपका ग्वार की चूरी हो गई, ये सब चीज़ें भी हम देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मेन गौशाला के अंदर जी। जो कि यहाँ पर है। तो अब ये बैल देख रहे हैं जी। ये बैल देखिए काम कर रहा है, हाँ। अपना जीविका पार्जन कर रहा है, अच्छे से खाता है और चलता है और दिन भर वेस्ट करता है, तो 4-5 बार ये चला जाता है, तो इससे ईंधन बचता है। तो इंटरनली बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ यथासंभव हो जो वो कर सकते हैं, हमको वो करें, इससे हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे और डीजल जो कॉस्ट है, जो कार्बन फ्यूल्स हैं, इस पे भी हमारी डिपेंडेंस कम होगी। तो हमारा मिशन यही है कि कैसे कैसे हम गायों से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, गोबर से हम खाद बनाते हैं, यूरिया डीएपी का एक वो बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, इसी से हम आप जो है उपले बनाकर ईंधन के रूप में इसको लेते हैं। आजकल तो एनटीपीसी भी इसके ब्लॉक्स यूज कर रहा है, बिल्कुल, और उसको बर्न कर रहा है, कुछ परसेंटेज 10% या 20% जितना है उनको अब कंपल्सरी कर रहे हैं कि भाई कोयले के साथ इसको भी जलाओ, और ये बहुत अच्छी पहल है। इस तरह से गौमूत्र से आप फिनाइल बना रहे हैं, लोग पेंट्स बना रहे हैं, कागज बन रहा है, बिल्कुल। तो हजारों नवाचार स्टार्टअप्स आप कर पा रहे हैं गायों के, जो भी चीज़ ये हमें दे रही है, और अभी ये एक स्टार्ट है जी। इसकी क्या क्या इसके अंदर और है, ये रिसर्च का टॉपिक है। जो लोग गायों के साथ रहते हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैं 10 साल से मुझे सर्दी खांसी जुकाम नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, एक्सीडेंट हुआ, गिर गया, हड्डी टूटी, वो बात अलग है, लेकिन सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता, क्योंकि इम्यूनिटी मेरी हाई है। मैं ठंडा भी पीता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ तो जैसा मिलता है वो आपको लेना पड़ता है किसी के यहाँ भी। तो लेकिन आप इम्यूनिटी वाइज में मुझे लगता है कि ये इसने मुझे बहुत हेल्प किया, और बस लेकिन गाय में ही रहना, बिल्कुल। तो जर्मनी में भी इस पे एक रिसर्च हुई है, बड़ा अच्छा एक शायद एक यूट्यूब वीडियो भी है कि जो लोग गायों में रहते हैं तो उनकी स्किन से एक प्रोटीन निकलता रहता है जो हवा में रहता है, और जो भी उसके आसपास रहते हैं वो बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ढूंढेंगे तो सर्च करेंगे तो इंटरनेट पे मिलेगा लोगों को। असीम जी, मुझे इस बारे में नहीं पता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अभी अगर आप गाँव में यंगस्टर को देखेंगे जो मेरी एज के हैं, हम सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, गाँव के बारे में बात कर रहे हैं, जो यंग लड़के हैं या लड़कियां हैं मेरी एज की, अभी वो भी गाय भैंस से दूर रह रहे हैं, मतलब खेती छोड़ रहे हैं, गांव में गाय के पास में नहीं जाते, हाथ नहीं लगाते, गोबर नहीं उठाते। मतलब पहले तो हम ये जो देख रहे थे, ये समस्या हमें सिटी के अंदर देखने को मिल रही थी, मतलब बड़ी सिटी हो गई, पर अभी मुझे मेरे आसपास में भी ऐसा देखने को मिलता है। जी जी। तो लाइक
आप इसको कैसे समझते हैं? मतलब जैसे आप खुद पहले बाहर जॉब करते थे, ठीक है, उसके बाद आप फिर आए, तो क्या आपके फ्रेंड सर्कल या फिर आपकी फैमिली ने नहीं रोका, या फिर जो अभी इस चीज को इस टाइप से देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, बड़ा गहरा सवाल है आपका, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्रीकल्चर एक वे ऑफ लाइफ होती थी। जब आप वो चीज़ जो एंजॉय करोगे उसी को अच्छा करोगे, आप रो रो के करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो गाय ज़रूरी क्यों है ये समझेगा कौन? ये वो समझेगा जो किसान है, जो पुराने किसान हैं। उनसे पूछिए क्या करते थे आप खेत में, कि भाई पुराना गोबर खाद बना के लगाते थे। कभी यूरिया डीएपी होता ही नहीं था। यूरिया डीएपी कब आए? जब वर्ल्ड वॉर हुई, एक्सेस कार्बन फ्यूल्स थे तो उनको कन्वर्ट किया गया यूरिया में, ताकि जो है जो इतना सारा जो पेट्रोल डीजल जमा हो गया था कि उसका क्या यूज़ कर सकें। फिर ये इजी हो गया, बैग में डाला आपने, बिखेरा और बस हो गया काम जो है। लेकिन ओवर द टाइम समझ में आने लगा कि यार धरती सूखती जा रही है, उसकी वजह से परत बनती जा रही है, न्यूट्रिएंट्स कम होते जा रहे हैं धरतियों के। तो खाद चाहिए, फूड हमें चाहिए, ये एक ऑप्शनल चीज़ नहीं है। कपड़े ऑप्शनल हैं, मैं 2 दिन बाद खरीद सकता हूँ, पर खाना आप 2 दिन बाद नहीं खा सकते हैं, आपको डेली चाहिए, और सबको ऑर्गेनिक खाना चाहिए। ये चीज़ हमें समझनी है कि अनफॉर्चुनेटली ये इस तरीके से चीज़ें समाज में फैली या फैलाई गई कि एग्रीकल्चर तो निम्न श्रेणी की चीज़ हो गई। इसके अलावा अगर आप कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, या कोई आप डॉक्टर बन जाते हैं, या कोई और चीज़ कर देते हैं जिसमें आप शायद नेचर से थोड़ा दूर हैं, एक एसी के रूम में हैं, कहीं बंद हैं, वो चीज़ बेहतर है। धीरे धीरे आपको डायबिटीज़ होने लगी, टाइप 1 डायबिटीज़ है, पीसीओडी पीसीओएस केसेस होने लगे, हार्मोनल इश्यूज़ होने लगे। लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं यार, आपको नेचर में लौटना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। डेयरी, गौपालन, कृषि इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर आप इसके साथ रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं जी। अब हज़ारों IVF सेंटर्स खुले हुए हैं, क्योंकि नेचुरल जो ह्यूमन है, जो हमारे वे ऑफ लिविंग था, वो हमने छेड़ा। दोस्तों बातें काफी हुई है, पर अब गायों के बारे में भी जानते हैं, इनकी गौशाला की विशेषताओं के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी ये ब्रीड यहाँ पे रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, और आगे इनका विजन क्या है, तो वो भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम इंटर करेंगे। ये गायों का एक हर्ड है, आइए। ओके, तो अभी हम गिर में जा रहे हैं। हाँ, गिर में, और आगे आगे सब दिखेंगे, साहिवाल, थार पारकर सब दिखेंगे। आइए, चलिए, आइए आइए। ये नंदी महाराज है। तो नंदी के बारे में जानते हैं पहले। ये छोटा नंदी है, इसका नाम मोती है। प्रदीप सिंह रावल जी की ब्लड लाइन से आता है, ये भावनगर की जो फेमस ब्लड लाइन है। बस इसके भी कुछ ही दिन है, अभी यहाँ से, ये राजस्थान से ही आया है जी। तो नंदी के बारे में बात करें तो कितने नंदी आपके पास में है? मेरे 200 से ऊपर नंदी है मेरे पास जी। 200 नंदी? 200 नंदी से ऊपर। भाई देखो, 200 नंदी की गौशाला पे हम आ रखे हैं। गाय कितनी होगी टोटल फिर यहाँ पे? टोटल 1100 गौवंश है। ये साहिवाल का एक बहुत सुंदर बुल आपके पास है जी। ये ओरिजिनल साहिवाल जो ब्लड लाइन हुआ करती थी, हाँ। ठीक है। तो ये वो नंदी है। ये ध्यान रखना है कि बहुत मोटा होना अच्छा नहीं होता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी गायों को या नंदियों को खूब खिलाते, खूब मोटा कर लेते हैं। जितना वो मोटा होगा, वो जो उसका काम है वो नहीं कर पाता है। तो ये ज़रूरी है कि गाय और नंदी फिट हो। ये एक फिट नंदी है। एक और नंदी आप देखेंगे पीछे, प्रदीप सिंह रावल जी का नंदी है। हाँ जी। इसका नाम ये सूर्या है। इसका भाई शक्ति मिलेगा अभी आपको। हाँ। चलिए, गिर का एक सुंदर नंदी। ये साहिवाल का एक हर्ड है। इधर बच्चे हैं, इसमें बच्चे और हीफर्स बेसिकली। हाँ। यहाँ पर आइए। तो ये 3 ब्रीड आप एक फार्म के अंदर कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? क्या लगता है आपको कि कोई एक फार्मर, देखिए मैं क्या देखता हूँ, जिन फार्मर्स को या जो गोपालक है वो किसी एक ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप तीनों के ऊपर 4 पे सॉरी 4 ब्रीड्स पे हम काम करते हैं। तो देखिए, वो आप कितना कर पाते हैं। हाँ। तो शायद हम एक अच्छी टीम बना पाए और हम उसको कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, तो वो बस उसी के ऊपर डिपेंड करता है। एक ये पुराना नंदी है, इसका नाम पुष्पक है। हाँ। इसके बगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बाड़ा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये बूढ़ी गायों का बाड़ा। तो ये दूध नहीं देती हैं, बूढ़ी हैं, अंतिम समय है, लेकिन ये खाती हैं। तो ये गाय यहाँ 16 जो है, इसको लगभग 16-17 साल हो गए हैं जी। और ऐसी और है। एक आपको बैल दिखेगा। ये जब आई थी गाय तो इसके पेट में था। तो ये एक HF और गिर का क्रॉस बुल है, पर अब सेवा के लिए है, सेवा होती है इसकी। तो आप इससे कंपेयर करिए देसी गौवंश से, कितनी सुंदर टाट, क्या गेट है इसका। और इसको कंपेयर करेंगे तो इसको कोई हम्प नहीं है, कोई टाट नहीं है, कुबड़ नहीं है, और सींग बड़े पैने अजीब से हैं। जबकि ये एक मिक्स है, क्रॉस ब्रेड है गिर और HF का। प्योर HF होता तो बहुत और अजीब सा होता। तो ये यहाँ के लिए बने नहीं। इसको गर्मी बहुत लगती है, इसको गठिया हो गया इसके पैरों में, तो चल नहीं पाता ठीक से। तो वो चीज़ है। तो ये बूढ़ी गायें हैं, देखिए ये सब बूढ़ी गायों का एक सेक्शन है। अब ये खाना खा रही हैं, आराम से रहती हैं।
ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल कोई डेयरी होती तो ये सब कलिंग में चले जाते, या जो मोस्टली आप बफलोज में देखते हैं मिल्क एंड मीट होता है वहाँ, और या सड़क पर छोड़ देते हैं, जो जैसा भी है। लेकिन हेता में जो विजन है वो ये है कि अंत तक आपको इनको रखना है, और इसी विजन के साथ संस्था चलती है। मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि बूढ़ी गाय की भी आप सेवा कर रहे हैं, ठीक है। एक किसी नॉर्मल फार्मर के लिए, मतलब कोई नॉर्मल किसान है, उसके लिए कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि एक तो ये दूध नहीं देती है, आप घी नहीं बना पाएंगे, आप दूध नहीं सेल कर पाएंगे, आप कैसे मैनेज करते हैं, या आप जो सॉल्यूशन इसमें यूज कर रहे हैं वो फार्मर्स को बताइए। बिल्कुल, हाँ, तो एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एक तो चीज़ हमें यह ध्यान रखनी है कि अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करो। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, आपका दिल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये बहुत नहीं खाती हैं, और जब आप एक ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो वहाँ बहुत सारी गौचर भूमि, रोड की भूमि, ऐसी भूमि जिनके कोई कुछ नहीं हो रहा है, खेत ऐसे ही पड़े हैं बंजर, तो वो घास या पतवार खाकर ये अपना जीवन पार्जन कर सकते हैं। दिक्कत है कि आप रखना भी नहीं चाहते हैं अपने घर पे। आपको थोड़ा सा भी 5 किलो भी अगर आप चारा देते हैं, क्या कॉस्टिंग होगी? क्या किसान इतना गरीब है? नहीं, किसान इतना गरीब नहीं है। अब बहुत सारी चीज़, बहुत से लोग बकरी पालन करते हैं, वो सिर्फ चरा कर बकरी पालन कर लेते हैं, तो वो पुअर्स मैन ATM कहा जाता है उसको। सेम इन गायों के साथ है, ये आपके साथ रही, इन्होंने 8 साल 10 साल आपको कुछ दिया। अब जब समय है कुछ साल सेवा करने का, तो ये जीवन भर, ऐसा नहीं कि 100 साल जिंदा रहती है, इनकी लाइफ 14 साल 16 साल 18 साल, बेस्ड ऑन कैसे आप इनको रखते हैं और इनकी जो कुछ खुद जेनेटिकली और कुछ इनकी क्या आयु है। तो हम ये समझें कि इनको रखना इतना मुश्किल नहीं जितना हमने इसको बना दिया है, या हम दिखा रहे हैं कि अरे ये तो हम मर गए जो है ये। क्योंकि इनके हम जब खेती नहीं करते हैं तो हम सिर्फ दूध पे निर्भर हैं। आप खेती करेंगे तो इसका गोबर गौमूत्र आपके बहुत काम का है, ठीक है। तो किसान के लिए वो यूरिया और DAP का एक ऑल्टरनेटिव है, और वही चीज अगर वो यूज करता है तो पहले जैसे होता था, खेती कैसे होती थी? गोबर गौमूत्र से होती थी, ठीक है। आपके खेत खलियान हरे भरे रहते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी, और हर दूसरे इंसान को लगभग कैंसर हो रहा है, किसी को हार्मोनल इश्यूज हैं, किसी को डायबिटीज है। क्यों है? आपको अच्छा मिल्क नहीं मिल रहा है, आपकी खेती खराब हो गई है, तो ये कॉस्ट बहुत बड़ी हम पे कर रहे हैं ना। तो जो लोग खेती के किसान हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, उनके लिए बहुत एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? मेजॉरिटी लेबर घर की होती है, वो घर के ही सब लोग मिलकर कर लेते हैं, थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हैं और उसको पे करते हैं अकॉर्डिंगली। फिर आपका जो गोबर है, गौमूत्र डालने की आपको जगह है, आप एक जगह पिट में डालते रहते हैं। यहाँ शहर में तो आपको खाली प्लॉट नहीं मिलता है, हाँ, नहीं मिलता। गोबर डालने के लिए आपको जगह नहीं है। बहुत से लोग तो नालियों में डाल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जो एक गोल्ड है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस एक किसान को हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, और ज्यादा एडवांटेजेस हैं। हाँ, अगर उसको कुछ प्राइस किसी चीज का नहीं मिल रहा है तो उसके प्रोडक्ट्स बनाओ। आज छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांव में भी मिठाइयों की दुकानें हैं कि नहीं है? वहां पर भी जो मिठाई लेने जाता है, क्या असली मिठाई लेना चाहता है कि नकली मिठाई लेना चाहता है? वो भी कहता है यार असली प्योर देना, ठीक है। तो अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, आप 50 रुपए में लीटर दूध उत्पन्न कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इसको सेल करिए। यहाँ शहर में प्रोडक्शन कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको सेल करते हैं। तो यहाँ का प्राइस आप गांव के प्राइस में कंपेयर नहीं करिए, क्योंकि वहां की इनपुट कॉस्ट भी कम है, और आपको चराई की जमीन मिल रही है, आपको बहुत सारा फॉडर, ऐसे ही मक्का निकाली, मक्का तोड़ी, मक्का का खेती खड़ा है, तो लोग कह रहे हैं चरा लो, क्योंकि वो जो गोबर गोमूत्र करेगी उसी से ही उसका खेत उपजाऊ हो जाएगा। तो इतना ज्यादा एडवांटेज है, लेकिन अब आप उस एडवांटेज को तो नहीं देख रहे हैं, आप बस प्राइस कंपेयर कर रहे हैं कि यार उसको तो उतना मिल रहा है, हाँ। लेकिन उसकी इनपुट कॉस्ट क्या है वो आप देख नहीं रहे हैं। यहाँ एक लेबर 20,000 की भी है, वहां तो आपको इतना आप लेबर को कॉस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो 10-12 में बहुत ज्यादा है, आप 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 डिपेंडिंग कितने घंटे वो काम कर रहा है, ठीक है। तो पार्ट टाइम भी लोग मिल जाते हैं, क्योंकि आपका फुल डे वर्क ही नहीं है। तो हैविंग सेड दिस, ये चीज समझने की है कि ग्रामीण क्षेत्र में गौपालन एक बहुत मुनाफे का सौदा है। क्यों सौदा है? क्योंकि मैंने जैसा बताया, इनपुट कॉस्ट कम है, किसान स्वस्थ रहता है, उसकी जमीन स्वस्थ रहती है, उसके बच्चों को छाछ घी दूध मिलता है। आज वो भी पैकेट का दूध लिए घूम रहा है, ठीक है। तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? सही बात है आपकी, गांव के अंदर भी अब शुरू हो चुका है ये जी। तो देखिए, विजन जैसे आप लोगों ने बताया कि आप यहाँ पे जी दूध के बाद भी गायों की सेवा कर रहे हैं, जी। आगे आप क्या देख रहे हैं इसमें? और आगे बहुत सिंपल है यार, ये गाय अपने आप बढ़ती रहती है, तो हमारा जो विजन है बहुत क्लियर है।
गाय को अंत तक पालना है, एथिकली पालना है। वो जितनी होती जाती हैं उनको हम ठीक से पालें। हमें ज़मीन की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो इंक्रीज़ करती हैं। और हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए और क्या बेनिफिट्स रोल आउट कर सकते हैं, कैसे बेहतर लोग हम अपने साथ इंक्लूड कर सकते हैं। इस बार हमारे पास IIM काशीपुर से इंटर्न्स थे जिन्होंने आकर यहाँ इंटर्नशिप की, देखा कि ये कैसा चलती है हेता, क्या करते हैं, और वो बहुत कुछ सीख के गए। पंतनगर यूनिवर्सिटी से हायरिंग हुई, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हायरिंग हुई, बहुत से इंजीनियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है वो संस्था जो है बनाती है, और ये इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं कि हम रिसर्च करते रहें। जो चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, जो जैसे अर्क है, गौमूत्र अर्क, उसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन कितने लोग गौमूत्र अर्क एज अ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है। उसको आप ऐसी हीन भावना से देख रहे हैं कि अरे ये तो गौमूत्र है, ठीक है। तो आयुर्वेद में गौमूत्र अर्क से काफ़ी सारी बीमारियों के इलाज जो हैं बताए गए हैं कि कैसे होते हैं। तो हमारा मिशन है कि जो गायों की, भारतीय नस्लों की जो गायें हैं, उनकी जो ये खोया हुई नॉलेज है, जो अब नहीं है या है तो लोग नहीं पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, उसको हम दोबारा वापस लेकर आएँ। जो बेनिफिट्स हैं इंडिजिनस काउस के वो हम सब तक फैलाएं, और दोबारा जो हमारा भारत है ये जो है गुरु बने और यहाँ के लोग स्वस्थ रहें। आपको गोपाल रत्न भी मिला हुआ है। जी। इसके बारे में बताइए, जब आपको ये मिला तो कैसा लगा? मतलब बहुत सारे गोपालक आज भी सोचते हैं कि ड्रीम होता है कि वहां पे जाना है, तो उसके पहले और उसके बाद में आप में क्या चेंज आया, मिलने के पहले और बाद में? ये तो आसपास के लोग ही बताएंगे कि क्या चेंज हुआ, लेकिन विजिबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो कोई भी तरह का अवार्ड, कोई भी तरह का कनेक्शन अच्छे, कोई भी तरह का प्रोत्साहन, सभी व्यक्ति प्रोत्साहन, कोई भी मना नहीं करता कि मुझे अवार्ड ना दो या प्रोत्साहन हो। तो ये इससे हमें लगता है कि हाँ, हम सही राह पे चले हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा, जब हमने शुरू किया था तो कोई जानकारी भी नहीं थी, कोई यूट्यूब नहीं थी। आज यूट्यूबर्स के माध्यम से बहुत सारी नॉलेज बट रही है, लोगों को फ्री प्लेट में जा रही है, वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन पहले नहीं था। आप ऑर्कुट एक हुआ करता था और गूगल करते तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आती थी, क्योंकि किसी ने वो डेटा रखा ही नहीं था। तो कहाँ जाओगे, किससे पूछोगे इंडिजिनस काउस क्या होती है, उनके फायदे क्या होते हैं। और जब प्रोडक्शन करने निकलते हो तो वही 4 लीटर आपको दूध मिल रहा है ईमानदारी से, तो क्या आप पानी मिलाओगे या HF जर्सी या भैंस का दूध मिलाओगे, फिर उसको कैसे पाउडर मिलाओगे बेच रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, क्योंकि ओरिजिनल दूध तो महंगा बिक रहा है, बिकेगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है प्रोडक्शन की। तो वो समझाना लोगों को, तो जब इनाम मिला तो जो कस्टमर्स है उनको भी लगा हाँ भाई ये लोग कुछ सही कर रहे हैं। बेचारे जो बोल रहे थे, जो हम इनको इतना डांटते थे कि इतना महंगा क्यों है, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ वाकई इसलिए महंगा है, ठीक है। तो विजिबिलिटी इंक्रीज होना, फिर एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होना, ठीक है। तो सर्टनली उसके बहुत एडवांटेजेस रहे। और जो है एक ड्रीम होती ही है, जो है मुझे लगता है आप किसी भी फील्ड में रहते हैं तो, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अवार्ड किए जाते हैं तो पूरी टीम का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक फेस हूँ जो बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे 110 लोगों की संख्या लोगों की है जो दिन रात लगे रहते हैं। कई तो ऐसे हैं जो कभी भी चैनल के, टीवी के पर्दे नहीं आए हैं, और बैक से ही वो बैकबोन है संस्था की। तो जो है, तो हेड्स ऑफ उन लोगों के लिए है जिनकी वजह से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ आज। जी बिल्कुल। तो चलिए इनकी गौशाला और हम घूम लेते हैं। वैसे अभी हमने गिर का सेक्शन कवर कर लिया, इस साइड में ये 2 सेक्शन आप बता दीजिए। जी। साथ ही थोड़ा सा आपके प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी बता, आप क्या रुपए में घी सेल करते हैं? तो हम लोग जो घी है हम लोग का, वो जो गिर जो है साहिवाल, थारपारकर, हिमालयन बद्री, ये घी हमारा 5,000 रुपये लीटर है। घी 5,000 रुपये लीटर? हाँ। तो एक लेते हैं लोग। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। मतलब बहुत कम गौशाला देखी जो 5,000 रुपये लीटर में घी सेल करते हैं। मतलब हाँ। देखो इसकी वही मैंने कहा, इनपुट कॉस्ट। अब हमेशा ध्यान रखो, कोई चीज़ महंगी है तो आप ऐसे नहीं करते थे। मैंने कहा कि अरे मैं ना ये सब्जी मेरी इतने रुपए की है, तो लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो लेने वाला होगा जी कब, जब वो उसको परखेगा। अब मर्सिडीज कब खरीदते हैं? जब आप देखते हैं कि उसका कोई लाभ है, ठीक है, वो वाकई उस पैसे के लायक है। हाँ। नहीं तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो कैसे हम बेसिकली इसको हम ये माने कि इतने रुपए का है, तो इसकी कॉस्टिंग बहुत सिंपल है। आप 1 लीटर घी कितने दूध से बनाएंगे? अगर आप क्रीम से बनाएंगे तो 5 लीटर 6 लीटर में बनाएंगे, 7 लीटर 8 लीटर में बना लेंगे। और अगर आप बिलोना मेथड यूज करते हैं दही का, तो देसी गाय के दूध से आप दही जमाते हैं। 30 लीटर दूध लगभग ऑन एन एवरेज लगता है जी। तो 30 लीटर दूध को अगर 100 रुपए लीटर भी आप इनपुट कॉस्ट माने उसकी दूध की, इससे कम नहीं है जी। 100 को 3,000 हो गया, 12% GST हो गए, 360 रुपए ये हो गए। पैकिंग है, डिलीवरी है जी, और ट्रांसपोर्ट है अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जा रहा है।
ठीक है, तो ये अपने आप ही उस लेवल पे पहुंच जाता है। आपको हैरानी होगी, आपके माध्यम से मैं बताऊं, बहुत से लोग जो घी हज़ारों लीटर की क्वांटिटी में डेली बेचते हैं, बहुत सी ब्रांड्स हैं अब, उनके पास 100 गाय भी नहीं है। कहाँ से वो घी आता है, कहाँ से दूध आता है, कैसे वो करते हैं, ठीक है। तो जो लोग खुद गौपालन करते हैं वहाँ जाइए, देखिए, खुद वहाँ से खरीदिए, तो आप सही चीज़ आपको मिलेगी और वो जो कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। तो इसकी कॉस्टिंग डिपेंडेंट होती है इसकी इनपुट कॉस्ट पे। तो जब इनपुट कॉस्ट ही लगभग 3,500 से ऊपर है तो आप इसको 500, 600, 800 रुपए में कैसे बेच सकते हैं? बिल्कुल सही बात, नहीं बेच सकते, ठीक है। तो नहीं तो फिर आप चीटिंग करेंगे, फिर आप क्रीम से बना हुआ भैंस का घी या कुछ और मिलाकर फैट्स, उसमें आप कुछ ना कुछ, आप उसे कहते हैं लोचा करना, वो जो है ना भाषा में, तो वो आपको करेंगे तब आप उसको सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तिरुपति में एक लड्डू कंट्रोवर्सी हुई, बिल्कुल, ठीक है। तो सस्ता घी आप 200, 250 रुपये, 300 रुपये आप कैसे ले सकते हैं? हाउ इज इट दैट पॉसिबल, ठीक है। तो अच्छी चीज़ खानी है तो उसकी एक कॉस्ट है और लोग लेते हैं, तो पैसे की कमी नहीं है। आप पिज़्ज़ा कभी खाने जाते हैं फैमिली से तो आप 3-4 हज़ार रुपये का पूरा का बिल आ जाता है, तो आप महीने में आधा लीटर घी तो खा सकते हैं, अच्छा घी खा सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख लो, गिर हमने आप लोगों को दिखा दी, इधर साहिवाल है जी, और सबसे पीछे थार पार्कर है व्हाइट, वो जो खड़ी थोड़ी सी, इसमें भी कुछ थार पार्कर हैं। हाँ। ये मिल्किंग हर्ड है जी, तो सिर्फ गाय इसमें साहिवाल हैं ज़्यादातर, कुछ थार पार्कर हैं जो मिल्क कर रही हैं। हाँ। और बाकी हर्ड, ये ड्राई हर्ड है, वो ड्राई हर्ड है, ये मिल्किंग हर्ड है, ये बाकी सारी लाइन ड्राई है। और पीछे जितना हम हर्ड देख रहे हैं वो सारा हर्ड ड्राई है जी। इसमें कुछ हीफर्स भी हैं, कुछ बूढ़ी गाय भी हैं, कुछ नंदी भी हैं। सबसे ज्यादा गाय उसी साइड में है। जी 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 जी, बिल्कुल। तो ये था दोस्तों इस गौशाला के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो, काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की जी। और आखिरी में अगर आप कुछ कहना चाहें जी तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, आप आए जो समय निकाल कर, तो आपका यहाँ बहुत बहुत जो है हम आभार व्यक्त करते हैं संस्था की तरफ से। और आप जैसे यूट्यूबर्स इस तरह के जो वीडियोस हैं जब वो सर्कुलेट करते हैं, लोगों में नॉलेज जाती है तो उनको प्रोत्साहन मिलता है और उनको भी जो एक चीज़ करना चाहते हैं वो, तो जो सही नॉलेज है वो भी मिलनी चाहिए कि ये ईजी नहीं है। ये ईजी नहीं है कि आप आएंगे, आपने 2 गाय पाली और आपने जो है अपने को स्टैब्लिश कर लिया। तो इसमें कई साल लगते हैं, इसमें खूब मेहनत आपको करनी पड़ती है, इसमें कोई संडे नहीं होता है। तो आप तभी आएँ जब आपका विजन क्लियर हो कि आप एथिकल गौ पालन करना चाहते हैं, देसी गायों को पालना चाहते हैं। वो डिविडेंड्स आपको स्लोली ओवर द इयर्स मिलेंगे जब कस्टमर अपना ट्रस्ट बिल्ड करेगा, और उसको वो समय दीजिए। तो किसी को आप जबरदस्ती अब नहीं बोल सकते कि अरे मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, बहुत ईमानदार हूँ। वो उसको परखेगा, अपनी तरीके से उसको परखेगा। तो हतोत्साहित मत होइए, इट टेक्स टाइम, बट अगर आप ईमानदारी से चीजें करेंगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो दोस्तों ये था आज के हमारे इस वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, ढेर सारा लाइक शेयर आप सभी लोगों को करना है। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी लोगों को हमारे अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।